गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। तो आज हम पहली यूनिट शुरू कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, तो प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब है द फंक्शन ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों के जो भी फंक्शंस हैं वो सब किसमें स्टडी की जाएंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में। तो प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, फंक्शंस ऑफ प्लांट। फंक्शन जैसे वाटर रिलेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स, सब किसमें आएंगे, ये सब प्लांट फिजियोलॉजी में आएंगे, क्योंकि ये सब क्या है, प्लांट के फंक्शंस हैं। अगर इसके फिजियोलॉजी के फादर की बात की जाए तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है, वो है स्टीफन हेल्स। कौन है, स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स। और अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, वो है जगदीश चंद्र बोस। तो प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, द फंक्शंस ऑफ प्लांट। इसमें हम प्लांट के सभी फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, वाटर रिलेशन, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन और ग्रोथ और डेवलपमेंट। और अगर हम बात करें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी तो वो है स्टीफन हेल्स। ये वही स्टीफन हेल्स है जिन्होंने सबसे पहले ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किया, जिन्होंने बीपी का मेजर, ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किया, ये वही स्टीफन हेल्स है। इन्हें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। और फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कौन है, जगदीश चंद्र बोस है। ठीक है, और अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो है वाटर रिलेशन। क्या है, वाटर रिलेशन। वाटर रिलेशन, ठीक है। और वाटर रिलेशन में भी हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी विसर्जन। विसर्जन क्या है, कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन है क्या, किसी एटम का, आयन का या किसी मॉलिक्यूल का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी रूम में, ये एक रूम मान लेते हैं, है ना, और इस रूम के इस जगह पे हम रूम फ्रेशनर का स्प्रे करते हैं, रूम फ्रेशनर स्प्रे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि रूम फ्रेशनर पूरे रूम में फैल जाएगा, पूरे रूम में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ऐसा क्यों है, डिफ्यूजन के कारण। क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल, एटम या आयन अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है, इसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे ये पूरे रूम में इस तरह से फैल जाएगा, है ना, ये पूरे रूम में इस तरह से फैल जाएगा। और ये जो डिफ्यूजन हो रहा है ये कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं हो रहा। देखिए ये कोई फिक्स डायरेक्शन है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ये डिफ्यूजन जो भी हो रहा है ये किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। ये क्या है, नॉन डायरेक्शन। कैसा है, नॉन डायरेक्शन। ये बिल्कुल कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, अपनी अपनी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, तो ये नो डायरेक्शन। और ये रैंडमली मूवमेंट होता है, यादृच्छिक गति। मॉलिक्यूल अपने अपनी मर्जी से गति करते हैं, अपनी अपनी मर्जी से यादृच्छिक गति करते हैं, इसे रैंडमली मूवमेंट कहते हैं। कैसे मूवमेंट कहते हैं, रैंडम मूवमेंट। रैंडम मूवमेंट, मूवमेंट कैसी हो रही है, रैंडम मूवमेंट हो रही है। नॉन डायरेक्शनल है, रैंडम मूवमेंट हो रही है। और ये मूवमेंट कब तक होती रहेगी,
तब तक होती रहेगी जब तक इन दोनों के बीच में डायनिक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाए। जब तक दोनों के अंदर एक गतिक समय यानी डायनिक इक्विलिब्रियम स्थापित ना हो जाए तब तक ये मूवमेंट जारी रहेगी। कब तक जारी रहेगी? जब तक दोनों के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम स्थापित ना हो जाए। जब तक इन दोनों के बीच में गतिक समय स्थापित ना हो जाए तब तक ये मूवमेंट क्या रहेगी? जारी रहेगी। तो हमने क्या पढ़ा? डिफ्यूजन में कोई आयन, एटम या मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है। ये मूवमेंट नो डायरेक्शनल होती है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, रैंडम मूवमेंट होती है, यादृच्छिक गति होती है। मॉलिक्यूल अपनी मर्जी से गति करते हैं और तब तक गति करते हैं जब तक कि डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी गतिक समय स्थापित हो जाए। गतिक समय का मतलब ये है कि दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है वो या तो लगभग बराबर हो जाए या पूरी तरह से बराबर हो जाए, तो उसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। और ये जो मूवमेंट है ये इनएक्टिव है। कैसी है? इनएक्टिव मूवमेंट है। इनएक्टिव का मतलब क्या है? इनएक्टिव मूवमेंट का मतलब ये है कि इनमें किसी भी तरह की कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। नो एटीपी रिक्वायर्ड। नो एटीपी। एटीपी का मतलब है एनर्जी की यूनिट है ये। एनर्जी की यूनिट है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नो एटीपी रिक्वायर्ड। किसी एटीपी की किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। यह जीवित में भी हो सकता है और निर्जीव में भी हो सकता है। जैसे हमने रूम फ्रेशनर की बात की वो तो निर्जीव था और ये जीवित में भी हो सकता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या है? जब कोई मॉलिक्यूल, एटम या आयन अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, रैंडम गति होती है और तब तक होती है जब तक ये डायनामिक इक्विलिब्रियम स्थापित न हो जाए। ठीक है, ये कैसी प्रोसेस है? इनएक्टिव प्रोसेस है। इसमें किसी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो एटीपी रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगला टॉपिक जो इसके अंदर है वो है डिफ्यूजन प्रेशर। क्या है डिफ्यूजन प्रेशर? डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर की अगर हम बात करें, ये एक बीकर है। ठीक, इस बीकर में ये जो मॉलिक्यूल है ये डिफ्यूज मॉलिक्यूल है, विस्तृत अणु है। ठीक है, ये विस्तृत अणु इस मीडियम पे एक दबाव डालेगा, एक मीडियम पे एक प्रेशर डालेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन प्रेशर। ये विस्तृत अणु इस मीडियम पे एक दबाव डालेगा, इस मीडियम पे एक दबाव डालेगा, इस मीडियम पे एक दबाव डालेगा, इस मीडियम पे एक दबाव डालेगा। ठीक है, और इस प्रेशर को क्या कहेंगे? डिफ्यूजन प्रेशर। क्या कहेंगे? डिफ्यूजन प्रेशर। क्या कहेंगे? डिफ्यूजन प्रेशर। क्या कहेंगे? डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर है क्या? कोई मॉलिक्यूल, कोई डिफ्यूज मॉलिक्यूल जो जिसका डिफ्यूजन हो रहा है वो मीडियम में जो प्रेशर डालेगा, उस माध्यम में जो प्रेशर डालेगा वो क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको मैं मॉलिक्यूल ए बोल रहा हूं और इसको मैं मॉलिक्यूल बी बोल रहा हूं। ठीक है, और ये दोनों विस्तृत हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी। क्या है? स्मॉल डी। दो मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? स्मॉल डी है। ठीक है, और हम जो अब टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हम जो नया जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। विसरण दाब प्रवणता। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट है क्या? चेंज इन डिफ्यूजन प्रेशर। क्या है? चेंज इन डिफ्यूजन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। चेंज इन डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब में अंतर, किसकी रिस्पेक्ट में? डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में। जैसे ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, इसका अपना एक डिफ्यूजन प्रेशर होगा जिसे हम कहेंगे डिफ्यूजन प्रेशर ए, यानी ए का विसरण दाब। इसका भी अपना डिफ्यूजन प्रेशर होगा जिसे हम कहेंगे डिफ्यूजन प्रेशर बी, है ना।
दो मॉलिक्यूल है, दोनों का अपना अपना डिफ्यूजन प्रेशर है, और हम मान रहे हैं कि इसका और डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है, ए का ज्यादा है और बी का क्या है कम। तो चेंज इन डिफ्यूजन प्रेशर, तो डीपीजी क्या होगा, डीपीजी क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट होगा चेंज इन डिफ्यूजन प्रेशर, इन दोनों के डिफ्यूजन प्रेशर का अंतर, यानी डीपीए माइनस डीपीबी किसकी रिस्पेक्ट में है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी। तो ये क्या आ गया, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है, चेंज इन डिफ्यूजन प्रेशर, विस्तरण दाब में अंतर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दूरी को मानकर हम उनके जो विस्तरण दाब का अंतर है वो है डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, डीपीजी डीपीए माइनस डीपीबी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये है डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। हमने सबसे पहले डिफ्यूजन पढ़ा, डिफ्यूजन में हमने पढ़ा कि कोई मॉलिक्यूल एटम या आयन अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है, और ये मूवमेंट तब तक होती है जब तक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्थापित ना हो जाए, जब तक कि गतिक साम्य स्थापित ना हो जाए। ये नॉन डायरेक्शनल था, ठीक है, और ये नॉन डायरेक्शनल था और ये इनएक्टिव प्रोसेस था, ये इनएक्टिव प्रोसेस था, इसमें किसी तरह की एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं थी। फिर हमने डिफ्यूजन प्रेशर पढ़ा। डिफ्यूजन प्रेशर क्या था कि जो डिफ्यूज मॉलिक्यूल है वो जिस मीडियम में डिफ्यूज हो रही है उस मीडियम पे जो प्रेशर डालते हैं उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। फिर हमने डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट पढ़ा। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट विस्तरण दाब प्रवणता, चेंज इन डिफ्यूजन प्रेशर, विस्तरण दाब में अंतर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में होगी। ठीक है, जिसे डीपीजी कहा गया, और ये हुआ डीपीजी डीपीए माइनस डीपीबी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। वो है द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक है जो विसरण की दर को प्रभावित करते हैं? ठीक है, अगर मैं पहला फैक्टर की बात करूं वो है प्रेशर यानी दाब। पहला फैक्टर कौन सा है, दाब, प्रेशर, दाब। दाब रेट ऑफ डिफ्यूजन को कैसे इफेक्ट करता है देखें, तो जो प्रेशर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी दाब बढ़ाने पर विसरण की दर भी बढ़ेगी। तो ये पहला फैक्टर था प्रेशर। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। कौन सा है, तापमान किस तरह से इफेक्ट करता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो जो टेम्परेचर होगा वो भी प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन के। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा विसरण की दर भी बढ़ेगी, तो टेम्परेचर भी प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ डिफ्यूजन के। तीसरा आएगा डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, डीपीजी, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, जिसे हमने अभी पढ़ा था, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट जिसे हमने अभी पढ़ा था, यानी विसरण दाब प्रवणता। ठीक है, तो ये भी डीपीजी भी प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन की, विसरण की दर के समानुपाती। जैसे जैसे डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमने अब तक तीन फैक्टर पढ़े, प्रेशर बढ़ने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने पर भी रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है, विसरण की दर बढ़ती है, और डीपीजी यानी डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट के बढ़ने पर भी रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है। और चौथा फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर है, वो है डेंसिटी। क्या है, डेंसिटी यानी घनत्व। घनत्व से किस तरह है,
तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ अंडर रूट डेंसिटी। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? ठीक है, डेंसिटी बढ़ने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? कम होगा। घनत्व बढ़ने पर विसरण की दर क्या होगी? कम होगी। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? कम होगा। जैसे देखिए, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और गैस है, तीनों का ही डिफ्यूजन होता है, विसरण तीनों का ही होता है। ठीक है, डेंसिटी किसकी ज्यादा? सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा और सबसे कम डेंसिटी है गैसेस की, है ना। डेंसिटी का क्रम क्या है? सबसे ज्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड और सबसे कम डेंसिटी किसकी? गैसेस की। और रेट ऑफ डिफ्यूजन देखें तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी बढ़ने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? कम होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन में उल्टा हो जाएगा। जैसे सबसे ज्यादा डेंसिटी इसकी हो जाएगी, सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका हो जाएगा गैसेस का, और सबसे कम सॉलिड का। तो सॉलिड का रेट ऑफ डिफ्यूजन विसरण की दर सबसे कम होती है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि ठोसों की विसरण की दर सबसे कम होती है और बहुत ना के बराबर ही ये विसरित होते हैं। और फिफ्थ फैक्टर जो है वो क्या है? फिफ्थ फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कौन सा है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्रता प्रवणता। ये क्या है? मान लीजिए इस जगह कोई मॉलिक्यूल है 10 के आसपास और यहाँ पे मॉलिक्यूल केवल 1 है, और दूसरी जगह देखें तो इस जगह मॉलिक्यूल्स हैं 20 के आसपास और इस जगह है 1 के। तो कहाँ सबसे ज्यादा विसरण की दर होगी? विसरण की दर यहाँ होगी, क्योंकि सांद्रता प्रवणता क्या है? ज्यादा है। तो विसरण की दर कहाँ ज्यादा होगी? इस पोर्शन में सांद्रता होगी, क्योंकि यहाँ सांद्रता प्रवणता ज्यादा है। तो सांद्रता प्रवणता क्या है? कि सांद्रता में होता है डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। जहां सांद्रता में अंतर ज्यादा होगा और विसरण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी प्रोपोर्शनल होगा किसके? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, और छठा है परमिबिलिटी। ठीक है, परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरफ कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा और इस तरफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम। ठीक है, लेकिन हम दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन डालेंगे। एक क्या डाल दी? मेम्ब्रेन डाल दी। एक हमने मेम्ब्रेन डाल दी। अब इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी विसरण की दर उतनी ही ज्यादा होगी। अगर ये मेम्ब्रेन ही नॉन परमेबल है, ये जो मेम्ब्रेन है ये नॉन परमेबल है, तो क्या डिफ्यूजन हो पाएगा? विसरण हो पाएगा? नहीं हो पाएगी। तो जो परमेबिलिटी है वो भी किसके है? रेट ऑफ डिफ्यूजन, है ना। तो ये 6 फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिफाइन करते हैं। इन 6 फैक्टर्स में अगर बात करें तो टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ये 4 फैक्टर जो है ये एनसीईआरटी में दिए हैं। क्योंकि हमारी पहली बात हो चुकी है कि हमारा कंटेंट उस लेवल का है जिस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, और ये क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट के 12th स्टैंडर्ड पे दे रखी है, तो इन 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में 4 फैक्टर दे रखे हैं, इन फैक्टर्स का मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये 6 फैक्टर्स हो गए जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को प्रभावित करते हैं, विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन। विसरण का महत्व, विसरण का महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन क्या है? अगर सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन की हम बात करें
तो पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जो भी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे वो एनिमल में हो चाहे वो प्लांट्स में हो, जैसे हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स से वो ऑक्सीजन टिश्यू लेवल पर, सेलुलर लेवल पर जाती है, और सेलुलर लेवल पर बने जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस टिश्यू से लंग्स में, लंग्स से बाहर आती है। ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज हो रहा है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में हो रहा है या प्लांट्स में भी, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होता है वो किसके द्वारा होता है? सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सिंपल डिफ्यूजन यानी सरल विसरण के द्वारा होता है। दूसरा है ट्रांसपिरेशन। क्या है? ट्रांसपिरेशन। यानी वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी डिफ्यूजन के कारण ही होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी डिफ्यूजन यानी विसरण के द्वारा ही होती है। प्लांट जो भी वाटर लेते हैं उसका 98% वाटर ट्रांसपिरेशन में खर्च हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन में खर्च हो जाता है, और केवल 1 से 2% ही वाटर वो यूज कर पाते हैं, है ना। तो ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, ये होना भी जरूरी है। 98% वाटर तो लॉस ही हो गया क्योंकि वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो गया, और इससे क्या है? प्लांट कूलिंग रहेंगे, प्लांट ठंडे रहेंगे और प्लांट को जलने से बचाया जा सकता है। तो ट्रांसपिरेशन एक आवश्यक बुराई है, और वो भी किसके कारण होती है? डिफ्यूजन के कारण होती है। तीसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तीसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। मान लीजिए कोई सेल है, ये पैसिव रूप से यानी कोई एनर्जी खर्च किए बिना किसी आयन को अपने अंदर लेती है, किसी मॉलिक्यूल को अंदर लेती है, वो भी सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा ही होगा। तो ये हो गए सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन।